हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल में। एमपी सेट 2023 जो कि कल 27 अगस्त 2023 को कंडक्ट हुआ। 12 बजे से ये पेपर स्टार्ट हुआ था और 3 बजे तक चला था और एमपीपीएससी के द्वारा ये कंडक्ट किया गया था। और जिसमें कि मैं सेकंड पेपर का हिस्ट्री जो ऑप्शनल पेपर है उस पर मैं कंप्लीट रिव्यू लेके आया हूँ और उसके जितने 100 क्वेश्चंस पूरे हैं उसमें से फर्स्ट 50 क्वेश्चंस की मैं यहाँ पर फुल रिव्यू और साथ में आंसर कीज लेकर आया हूं जो कि 99% एक्यूरेट हैं। आप उनको पूरा चेक करें, अपने क्वेश्चन पेपर सेट लेकर बैठ जाएं। ये जो मैं कंप्लीट रिव्यू दूंगा ये क्वेश्चन पेपर सेट ए, नोट कर लीजिएगा। सेट ए का ये पूरा का पूरा सेट ए का पूरा ये आंसर की है। तो इस पर आप जिनके पास में सेट ए है वो एक्यूरेट मिलाते हैं 51 से लेकर 100 क्वेश्चंस तक मैं अभी आपको पूरी कंप्लीट आंसर की साथ में रिव्यू देने वाला हूं। तो और साथ में जो विद्यार्थी जिनके पास में अन्य सेट हैं बी सी और डी हैं तो वो क्वेश्चंस देखकर उनको मैच कर सकते हैं और उसके बाद में उसके आंसर्स आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे कि अन्य स्टूडेंट्स जो कि अन्य एग्जाम्स की दिए हुए हैं वो भी इस सेट को मैच कर सकते हैं और अपने आंसर को यहाँ पर चेक करके कितने उन्होंने आंसर सही दिए हैं वो यहाँ पर आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आता है तो चलिए शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 51 है, वहाँ से मैं इस क्वेश्चन को ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये आ गया है। क्वेश्चन नंबर 51 जो सामने दिख रहा है आपको, इसमें दिया हुआ है द बेसिक ऑफ साइंटिफिक इवैक्यूएशन इन द एक्यूरेटली ऑब्जर्व्ड एंड द एडुकेटली रिकॉर्डेड सेक्शंस हु सेड। तो इसमें जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं, डीपी अग्रवाल, अलेक्जेंडर कनिंगम, सर मॉर्टिमर व्हीलर्स या फिर ऑल चेन। तो इसका जो आंसर है, अगर हम इसका आंसर देखें जाए तो इसका जो आंसर रहेगा वो बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन 52 के ऊपर चल रहे हैं। 52 जो आपके सामने दिख रहा है सेट ए का है, नोट कर लीजिएगा। सेट ए को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ जो कि हिस्ट्री का ऑप्शनल पेपर है। तो सेकंड क्वेश्चन आ गया 52 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट सर्वेयर ऑफ द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नोट कर लीजिएगा, इसका जो भी आंसर है इसका आंसर भी डी आपको देखने को मिलेगा, अलेक्जेंडर कनिंगम। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल दोनों के आंसर सेम ही है। 53 क्वेश्चन, द लास्ट कंप्लीशन ऑफ जैन प्राकृतिक टेक्स्ट टुक प्लेस। यानी कि जो आखिरी में जो जैन प्राकृतिक ग्रंथों का अंतिम संकलन जो हुआ था वो किसने किया था और कहाँ पर हुआ था। तो इसके बारे में यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, वल्लभी, वैशाली, मथुरा या फिर सोनगिरी। तो इसका जो सही आंसर है बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। मैं यहाँ पर लिखते भी जा रहा हूँ, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 पर आ गया। 54 अपन इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 54 दिख रहा है यहाँ पर। सेट ए मैं बार बार बता रहा हूँ ये सेट ए है। सेट ए का को मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ, ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री है। तो क्वेश्चन नंबर 54, द डेट ऑफ अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस प्रोडक्शन फ्रॉम द बैलन वैली आर। इसमें ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, ए ऑप्शन 15,000 BC, 10,000 BC, सी मर दिया हुआ है 6,000 BC और डी ऑप्शन जो है वो है 3,000 BC। तो इसका जो सही आंसर यहाँ तक मैंने चेक किया है तो इसका जो आंसर है वो ए यहाँ पर आ रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ इसका आंसर जो होगा वो ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं 54 के बाद में 55 पर। जब तक सभी स्टूडेंट मेरी क्लास को शेयर कर दें और क्लास को लाइक जरूर करें तो 54 क्वेश्चंस के बाद में 55 पर अपन आगे बढ़ रहे हैं। ये 55 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर आ गया है। तो 55 क्वेश्चन क्या है, इन विच हरप्पन साइट एक्सकेवेशंस ओवल सेप वेल हैव बीन फाउंड। जो ओवल सेप वेल की बात की जाए तो यहाँ पर शंकु बेलना आकार यहाँ पर खुदाई के द्वारा जो अंडाकार आकार की जो कुएं प्राप्त किए हैं वो कहाँ पर मिले हैं, मोहनजोदारो, हरप्पा, लोथल या फिर धोलावीरा। तो इसका जो सही आंसर है वो ए आंसर बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। जिन स्टूडेंट्स ने जिन कैंडिडेट ने ऑप्शन ए चुना है वो उनका सही ऑप्शन होगा। आप चलते हैं 56 में जो कि यहाँ पर कंप्लीट आपको दिख रहा है। 56 में अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर
फेमस हरप्पन साइट कालीबंगन इज द सिचुएटेड इन विच रिवर वैली। कौन सी रिवर वैली पर ये कालीबंगन जो कि एक हरप्पन सभ्यता की ये एक साइट है, ये कहाँ पर कौन सी नदी के पास में यहाँ ये स्थित है, कौन सी नदी घाटी पर स्थित है? तो इसका जो आंसर है वो ए बिल्कुल सही है। घग्गर, घग्गर जो नदी है, घग्गर नदी घाटी पर ये स्थित है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। 57 पे चलते हैं। 57 आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैदिक पीरियड। इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हिंदी में जो दिखा है वो निम्नलिखित में से किसे वैदिक काल का सबसे प्राचीन सार्वजनिक संस्थान माना गया है? तो ऑप्शन आपके सामने है, सभा, समिति, विदित या फिर पुरा जनपद। तो इसका जो आंसर है वो सी बिल्कुल सही होगा। अगर आपने सी चुना है तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है 58। अगर हम 58 की बात कर लें तो क्वेश्चन आपके सामने है, द महाभारत डिस्क्राइब अ ब्राइड ऑफ 16 एज। इसमें अगर हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में इसका अगर अनुवाद देखा जाए तो महाभारत में 16 वर्ष की वधु को कहा गया है। क्या कहा गया है? ये ऑप्शन आपके सामने है, नग्निका, ब्रह्मवादिनी या फिर कुंवारी या फिर पुत्रिका। तो इसका अगर आंसर देखा जाए तो इसका आंसर है बी, आंसर इसका सही होगा। बी इज द करेक्ट आंसर, ब्रह्मवादिनी इसका सही उत्तर होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला आ गया 59, नोट कर दिया जाएगा। सेट ए मैं कंप्लीट रिव्यू दे रहा हूँ फर्स्ट 50 क्वेश्चंस के, जो कि 99% इसमें एक्यूरेट आंसर मैंने अपनी रिसर्च पूरा यहाँ पर कंप्लीट किया कि क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं आपके सामने ला रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार मेरे साथ में आप जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 59 आ गया, द अर्लीस्ट excavators of megalithic tomb that are characteristics the central and the south India is considered to be। ठीक है ना। अगर हिंदी में देखी जाए तो बृहस्पाषाण कालीन समाधियों जो मध्य और दक्षिण भारत की विशेषता हैं के आरंभिक उत्खनन कर्ता माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? एडवर्ड थॉमस या फिर मेडियो टेलर्स, जेम्स बर्गस या फिर एच.डी. साकलिया। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो आंसर है, अगर आपने बी चुना है तो बी इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन, जिसमें कि मेडोज टेलर अगर आपने चुना है, इसको सिलेक्ट किया है तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने काले घोड़े में गोले में काला गोला बी भरा है तो बिल्कुल आपका सही होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। सभी विद्यार्थी मेरी क्लास को शेयर जरूर कर दें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल के साथ में आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक जरूर करते रहें। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 60 पर। 60 का जो क्वेश्चन है वो है, पृथ्वी सूक्त इज परहैप्स द फर्स्ट रेफरेंस इज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड वेयर अ पर्सन कॉल द लैंड टू हिज मदर टू विच वेदा डज दिस सुक्ता बिलोंग्स। ये सुक्त ये है वो किस पर बिलोंग करता है? अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में है, पृथ्वी सुक्त भूमि के महत्व को स्पष्ट करने वाला कदाचित वह पहला संदर्भ है जहाँ एक व्यक्ति भूमि को अपनी माता कहता है। ये जो सुक्त है ये किस वेद से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेद या फिर सामवेद। तो अगर बात की जाए तो इसमें अगर आपने ए ऑप्शन चुना है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ए अगर आपने चुना है तो ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी का जो आखिरी यहाँ पर शासक के बारे में पूछा गया कि आखिरी शासक कौन था? अशोक, चंद्रगुप्त, बृहद्रथ या फिर काल अशोक। तो अगर बात कर ली जाए तो इसमें से अगर सी ऑप्शन चुना है आपने बृहद्रथ, तो इसका बृहद्रथ इज द करेक्ट आंसर। बृहद्रथ जो कि सबसे आखिरी मौर्य डायनेस्टी का आखिरी शासक था, जिसको कि पुष्यमित्र शुंग ने 184 BC में हत्या कर यहाँ पर शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 62। व्हाट वाज द नेम ऑफ द मौर्यन करेंसी। मौर्यन करेंसी के समय जो मौर्य कालीन मुद्रा था उसका नाम क्या था? ये क्वेश्चन है इसमें। तोला, ठीक है ना, पण, कांकड़ी या फिर दीनार। तो अगर दीनार आपने चुना है, डी ऑप्शन चुना है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द 9 जेम्स ऑफ द कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो नवरत्नों में थे उनमें इनमें से कौन कौन सम्मिलित थे? देखिए इसमें जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिनको कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं, ये ठीक है ना, ये आ गया आपके सामने यहाँ पर। तो यहाँ पर अमर सिंह दिखा हुआ है, घटोट यहाँ पर, ठीक है ना,
घटक पर्ण लिखा हुआ है, वरुचि लिखा हुआ है और बाणभट्ट लिखा हुआ है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ये कोड दिए हुए हैं, इसमें से आपको चुनना है कि कौन कौन से इसमें जो नवरत्नों में से शामिल थे वो कौन कौन से यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो इसका जो आंसर है अगर हम देखा जाए तो इसका जो आंसर है इसका अमर सिंह भी चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य था, जो कि उज्जैन का शासक था, जिसने कि शक जो राजवंश था, शक डायनेस्टी का अंत किया था, वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, उसके नवरत्न में थे अमर सिंह थे, घटक पर्ण थे और वरुचि, ये तीनों इसमें शामिल थे। बाणभट्ट की बात की जाए तो बाणभट्ट जो कि वर्धन डायनेस्टी के समय में था, हर्षवर्धन के समय में, जिसने कि हर्ष चरित्र की रचना की है। तो इसमें पहले 3 सही होंगे, यानी कि इसमें अगर आपने सी ऑप्शन चुना है तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 63 कर लिए हैं। अब अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो थोड़ी सी अपोजिट है, इसलिए ऊपर की तरफ में मेरे को जाना पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चंस मैं पूरे कंप्लीट करूंगा। क्वेश्चंस को बिल्कुल अंत तक आप वीडियो देखिएगा। पूरे 50 क्वेश्चन इस वीडियो में मैं फर्स्ट 50 क्वेश्चंस आपके सामने कंप्लीट करूंगा एक्यूरेसी के साथ में। फर्स्ट 50 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। चलिए 64 क्वेश्चंस यहाँ पे आ गया। यहाँ पर हु वाज द कोर्ट फिजिशियन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्क फर्स्ट। ठीक है ना, अगर हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 64 की, तो 64 में अगर हिंदी में देखा जाए तो ये लिखा हुआ है, कनिष्क प्रथम के शासनकाल में दरबारी चिकित्सक कौन था। तो इसमें ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, चरक, ठीक है ना, वसुमित्र, नागार्जुन या फिर यहाँ पे अश्वघोष। तो इसका जो ऑप्शन है, अगर आपने चरक चुना है, ए चुना है चरक, तो चरक इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ ए इज द करेक्ट आंसर। अब अपन चलते हैं 64 पर। 64 के बाद में 65 आ गया। 65 व्हेन वाज द नालंदा यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी, कौन सी सेंचुरी में की गई थी? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, 3rd सेंचुरी, 5th सेंचुरी, 7th सेंचुरी या फिर 8th सेंचुरी। तो इसमें अगर ऑप्शन देखा जाए, देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि गुप्त डायनेस्टी के समय, गुप्त साम्राज्य के समय ही इसकी स्थापना हुई थी। अगर गुप्त साम्राज्य की बात की जाए तो गुप्त साम्राज्य में यहाँ पर कुमार गुप्त, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। कुमार गुप्त के समय में इसकी स्थापना हुई थी। कुमार गुप्त 413 बीसी के बाद, ठीक है ना, सॉरी 412 एडी, सॉरी यहाँ पर बीसी लिख दिया मैंने, एडी में यहाँ पर ये गद्दी पर बैठता है। तो 413 एडी की बात की जाए तो ये कौन सी सेंचुरी लग गई यहाँ पर? तो ये लग गई 5th सेंचुरी। तो इसका जो आंसर है, अगर आपने 5th सेंचुरी चुना है, बी ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है, तो ये इसका सही आंसर होगा। यानी कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य थे उसका जो पुत्र था कुमारगुप्त, उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, नोट कर लेना आप। तो 5th सेंचुरी में नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, हु बिल्ड द ब्रास सीटेड मॉन्स्ट्रे एट नालंदा। अगर हिंदी में बात की जाए तो नालंदा में पीतल की चद्दरों से निर्मित मठ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने है, अशोका, पुष्यमित्र शुंग, कनिष्क या फिर हर्षवर्धन। देखिए ऑप्शंस इतने इजी दिए हैं, अगर ऑप्शंस कोई चुने, अपन ऑप्शन की को उसके एरा के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करें तो नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 5th सेंचुरी में। अगर हम अशोक की बात करें तो अशोक कब था? ये था 3rd BC में। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी AD में हुई थी, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर हम इसकी बात करें पुष्यमित्र शुंग की, तो ये 2nd BC में, ये 2nd BC में था। अगर हम कनिष्क की बात करें तो कनिष्क जो था वो 1st AD में था। तो आखिरी में क्वेश्चंस में जो बनता है वो बनता है हर्षवर्धन, जो कि गुप्त डायनेस्टी के बाद में आए थे। जब गुप्त डायनेस्टी का पतन हुआ तब वर्धन साम्राज्य जो कि पुष्यभूति वंश था, पुष्यभूति वंश जिसने कि थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था, और पुष्यभूति ने वर्धन साम्राज्य की स्थापना की थी। और प्रभाकर वर्धन थे वो पहले महान उत्तराधिकारी बने थे, महान राजा जो कि वर्धन साम्राज्य के कहे जाते हैं। उनके पुत्र थे 2, एक राजवर्धन था, दूसरा हर्षवर्धन था। तो हर्षवर्धन के समय में ही नालंदा में जो यहाँ पर पीतल की चादरों के द्वारा मठों का निर्माण करवाया गया था। तो इसका आंसर अगर आपने डी चुना है तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला चलते हैं
ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पूरी कंप्लीट एक्सप्लेन करने की यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 67 आ गया, विच स्कॉलर हैज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट चंद्रगुप्त वन एज द ओरिजिनेटर ऑफ गुप्त क्वाइन आर्ट। गुप्ताज की जो क्वाइन आर्ट है उसको कौन सा स्कॉलर, कौन सा जो विद्वान है जो कि रिफ्यूज करता है कि वो चंद्रगुप्त वन के समय के नहीं है। अगर हम इसकी बात करें, इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा इसकी स्टडी की है, तो इसमें दो ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे। दो ऑप्शंस में से एक है जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर मेरे को सही जान पड़ रहा है, और वो जो दिख रहा है वो है अपना स्मिथ। स्मिथ इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने ए लगाया है, बाकी देख लीजिएगा, और जगह इस पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, मैं स्टार लगा रहा हूँ इसमें, काफ़ी जगह मैंने इस पर स्टडी किया तो मेरे को ज़्यादा मिल नहीं पाया इसका कंटेंट। तो इसमें स्मिथ या फिर फ्लीट में मेरे को ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टडी में मेरे को देखने को पाया कि यहाँ पर स्मिथ के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है, क्योंकि स्मिथ ने ही जो चंद्रगुप्त प्रथम का के जो पिता थे समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जो कि इनके बेटे थे, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम जो कि 219 अगर बात की जाए यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर 319 के समय में ये चंद्रगुप्त प्रथम बैठता है और ये 335 तक रहता है। तो ये इस समय की बात है, चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में फिर इसका बेटा समुद्रगुप्त आता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सबसे पहले यहाँ पर क्या किया था, सोने के सिक्के सबसे पहले चलवाए थे। तो यहाँ पर जो स्मिथ है, विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कह के पुकारा है। तो फिलिप के बारे में जानकारी कम मिलती है, स्मिथ के बारे में जानकारी ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पर स्मिथ का आंसर मेरे को ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर आपने ए लगाया है तो ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर मुझे मिल रहा है कि इसने यहाँ पर रिफ्यूज किया है कि चंद्रगुप्त वन एज ए ओरिजिनेटर ऑफ द गुप्ताज क्वाइन आर्ट। शुरुआत की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने, उसके बाद में समुद्रगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त उसका जो स्कंदगुप्त के समय के भी सिक्के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिए, इसका आंसर ए आपको यहाँ पर मिल गया। तो 67 तक हो गए, अब हम 68 क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए, सभी स्टूडेंट्स मेरी क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, मेरी इस लाइव वीडियो को, और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार हैं, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब आ गए हम 68 क्वेश्चन पे, और ये सेट 23 का हिस्ट्री का ऑप्शनल पेपर है, उसके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट मैं यहाँ पर रिव्यू दे रहा हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 68 आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन फॉर द अर्ली गुप्ताज टेम्पल। गुप्ताज टेम्पल के बारे में अगर देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिर के कारण जाना जाता है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये मध्य प्रदेश से आया है पूरा। यहाँ पे जितने भी यहाँ पर जिले आपको देखने को मिल रहे हैं या फिर जो प्लेसेस मिल रहे हैं वो सारे मध्य प्रदेश के हैं। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दतिया दिया हुआ है, भोजपुर दिया हुआ है, ओरछा दिया हुआ है, और नचना दिया है, यानी नचना कोठार। ठीक है ना। तो अगर बात की जाए यहाँ पे, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो नचना कोठार, यहाँ पे कि समुद्रगुप्त ने पार्वती मंदिर का निर्माण करवाया था, और ये साक्ष्य आज भी आपको वो मंदिर देखने को मिलेगी। उस मंदिर पर प्लेन ऊपर जो छत है वो बिल्कुल समतल छत का निर्माण यहाँ पर करने को मिला है, और चबूतरा इसका काफी बड़ा है। यहाँ पर चबूतरा काफी बड़ा है, और ये मंदिर इस तरीके से खड़ा आपको देखने को मिल जाएगा, नचना कोठार में स्थित है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है अपना नचना इज द करेक्ट आंसर, यानी कि आपने डी चुना है तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 68। अ ग्रेट स्तूप ऑफ सांची वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच रूलर। अजातशत्रु, बिंबिसार, अशोक या हर्षवर्धन। देखिए, जो सांची का स्तूप है उसको बनाने का श्रेय अशोक, सम्राट अशोक को जाता है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, इन विच टेक्स्ट मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन डिस्कस्ड। ठीक है ना। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वहां पे मौर्य प्रशासन पर किन ग्रंथों पर चर्चा की गई है। तो यहाँ पे ग्रंथ जो दिए हैं वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, मनुस्मृति दी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर कल्हड़ की राज तरंगिणी दी हुई है, और पतंजलि का महाभाष्य दिया हुआ है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। इन ऑप्शंस को ही हम समझ के, अगर आपने हिस्ट्री को अध्ययन किया होगा, हिस्ट्री की स्टडी कंप्लीट की है, तो हिस्ट्री में आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त, जो कि मौर्य साम्राज्य में मौर्य
चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री रहे थे, जो कि वहाँ पे उनके लॉ मिनिस्टर भी थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, इसमें मौर्य की जो प्रशासन है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका पहला ऑप्शन तो यहाँ पर सही देखने को मिलता है। अगर ऑप्शन देखे जाए तो यहाँ पर सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड इज गिवन बिलो। इन कोड्स में अपन को सिलेक्ट करना है कि पहला दूसरा सही है, या दूसरा तीसरा सही है, या पहला दूसरा तीसरा तीनों ही सही है, या फिर सिर्फ पहला ही सही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर पहले वाला तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। अब चलते हैं मनुस्मृति। और तो मनुस्मृति की बात की जाए तो मनुस्मृति जो कि मौर्य से पहले ही यहाँ पर स्मृति यहाँ पर लिखी जा चुकी थी। मौर्य जो काल था वो 300 बीसी का है, और मनुस्मृति की बात की जाए तो मनुस्मृति 600 जो बीसी है उससे पहले की है। तो यहाँ पे मनुस्मृति का जो ऑप्शन है वो गलत होता है। अगर हम कल्हड़ की राज तरंगिणी की बात करें तो कल्हड़ की राज तरंगिणी में जो कि कल्हड़ ने यहाँ पर राज तरंगिणी में जो इतिहास लिखा है, तो इसमें कश्मीर का इतिहास नोट कर लीजिएगा। कश्मीर का इतिहास, कश्मीर की हिस्ट्री, इसमें यहाँ पर इसका वर्णन मिलता है, ना कि यहाँ पर मौर्य डायनेस्टी का। अगर हम पतंजलि की महाभाष्य की बात करें तो पतंजलि की महाभाष्य में यहाँ पर जो अष्टाध्यायी है, यानी कि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी में संस्कृत व्याकरण का यहाँ पर की चर्चा की गई है। तो ऐसे ही यहाँ पर शिक्षा और व्याकरण के ऊपर में जानकारी पतंजलि के महाभाष्य में मिलती है। पतंजलि जो कि शुंग डायनेस्टी, नोट कर लीजिएगा, शुंग जो वंश थे उनके समय में थे ये। तो ये दोनों भी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछा गया है यहाँ पर मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी यहाँ पर सिर्फ पहले में ही जानकारी मिलती है। तो इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आप डी पर गए हैं तो बिल्कुल निश्चित मानिए ये आपका सही उत्तर होगा। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 70 था। 70 के बाद में हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 71 में। देखिए वीडियो में बिल्कुल अंत तक बनी रहेगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ एक एक क्वेश्चन को आपके सामने पूरा एक्सप्लेन करने की। चलिए 71 क्वेश्चन आ गया। 71 में पूछा गया है द प्रतिहार वर रेफर्ड टू बाय द अरब समवॉट डिफरेंटली, व्हाट वाज द टर्म यूज। यानी कि जब प्रतिहार मतलब अरबों का आक्रमण हुआ था उस समय प्रतिहारों को अरब किस तरीके से, कौन सी शब्दावली से संबोधित करते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं रूमी, ठीक है ना, बलहारा, या फिर अलजुर, या फिर पुरूती। तो इसका जो आंसर है वो है पुरूती, यहाँ पर सही देखने को मेरे को मिल रहा है। तो डी ऑप्शन इसका आंसर सही होगा। जब अरब इन्वेडर्स आए थे, अरब लोग आए थे, तो अरब लोग प्रतिहारों को, क्योंकि प्रतिहारी जो थे उन्होंने ही अरबों का जो आक्रमण है वो आगे बढ़ने से रोका था, जो कि पश्चिम से प्रवेश कर रहे थे। उस समय 750 यानी कि अगर बात की जाए यहाँ पर 712 में मीर कासिम, ठीक है ना, मीर कासिम के द्वारा यहाँ पर अरब का आक्रमण सफल होता है। देन उसके बाद में ये आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसी समय, उसी के समकालीन अगर बात की जाए तो 750 के समय में, 750 के समय में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हो जाती है। हरिश्चंद्र या फिर यहाँ पर नागभट्ट प्रथम, या फिर कोई सा भी नाम पुकार लो, हरिश्चंद्र बोल सकते हैं उसको, हरिश्चंद्र या फिर नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम, ठीक है ना, इसके द्वारा गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना होती है। और नागभट्ट प्रथम जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रतापी और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली राजा था, उसने यहाँ पर अरब के आक्रमण को रोका था। तो 750 के समय की समकालीन की बात है, अरब का आक्रमण होता है तो अरब को रोका था। तो उस समय अरब ही इनको एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से पुकारते थे, अलग शब्दावली से पुकारते थे, तो वो थी पुरूती। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल रहा है। विच डायनेस्टी किंग ऑफ जावा सेंड एम्बेसडर टू द पाल किंग देवपाला asking for a grant of 5 villages in order to set up the monastery at नालंदा। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है, अगर हिंदी में दिखाया तो जावा के किस राजवंश के राजा ने पाल राजा देवपाल के पास नालंदा में मठ की स्थापना हेतु 5 गांव अनुदान में मांगने के लिए अपना एक राजदूत यहाँ पर भेजा था। ऑप्शन आपके सामने है मले डायनेस्टी, ठीक है ना, यहाँ पर मले डायनेस्टी दिया हुआ है, कावी डायनेस्टी दिया हुआ है, शैलेंद्र डायनेस्टी दिया हुआ है, और यहाँ पर कीड़ू,
किडू डायनेस्टी दिया हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन है वो, अगर आपने सी पर गए हैं तो सी इज द करेक्ट आंसर। शैलेंद्र डायनेस्टी की जो राजा थे उनके द्वारा यहाँ पर अगर बात की जाए गवर्नर, तो गवर्नर का नाम था बालपुत्र। क्या था? बालपुत्र। बालपुत्र देव नाम था इसका। बालपुत्र देवा के नाम से ये गवर्नर था और इस गवर्नर को यहाँ पर भेजा था इन्होंने 5 गांव को यहाँ पर दान में मांगने के लिए। तो ये शैलेंद्र डायनेस्टी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, आप चलिए, ठीक है ना। ये मैं पूरे रिसर्च में आपको सही एक्यूरेट आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, द हायर ऑफिशियल ड्यूरिंग द चोला पीरियड वर कॉल्ड इट। यानी कि यहाँ पे सबसे उच्च पदाधिकारी को किस नाम से पुकारा जाता था, मतलब कैसे क्या कहते थे उनको। तो उनको यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है सेरुतारम, पुरंदतारम, ठीक है ना, मंगलम या फिर अक्षरम, यहाँ पर बात किया हुआ है। तो यहाँ पर जो आंसर है देखिए, सेरुतारम जो होता था वो एक निम्न अधिकारी होता था, यानी कि इसका जो ग्रेड होता था वो कम होता था। तो उच्च अधिकारी को यहाँ पर पुनंदरम कहा जाता था, यानी कि बी ऑप्शन अगर आपने चुना है तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये उच्च अधिकारी यानी कि ये एक एग्जीक्यूटिव यहाँ पर ऑफिसर के रूप में पुनंदरम को बोला जाता था। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। विच इज द लार्जेस्ट चैरिट इज द साइज अमंग द फेमस 5 चैरिट, यानी कि रथ, जो कि महाबलीपुरम या फिर ममलीपुरम में, ममलीपुरम को महाबलीपुरम भी बोलते हैं, ठीक है ना, महाबलीपुरम में आपको देखने को मिलता है। महाबलीपुरम जो कि उड़ीसा में है। कहाँ पर है ये? उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। तो उड़ीसा में पांडवों के लिए ये 5 रथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, द्रौपदी, और द्रौपदी के साथ में भीम का भी है और अर्जुन का भी यहाँ पर रथ देखने को मिलता है। तो 5 रथों में यहाँ पर भीष्म का रथ भी है यहाँ पर। तो सबसे बड़ा रथ यहाँ पर पूछा गया है, द्रौपदी का रथ है, भीष्म का रथ है, धर्मराज का रथ है या फिर भीम का रथ है। यहाँ पर बी ऑप्शन में भीम है और डी में भीष्म है। तो इसमें अगर आप धर्मराज पर जाएंगे तो धर्मराज इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। सबसे बड़ा रथ यहाँ पर आपको महाबलीपुरम या फिर ममलीपुरम में आपको धर्मराज का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डी सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। अगला क्वेश्चन अब चलते हैं हम। 74 क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे धीमे धीमे करके ऊपर जाना होता है क्योंकि पीडीएफ थोड़ा अपोजिट में बनी हुई है। तो अब हम 75 क्वेश्चन की तरफ में जा रहे हैं। 75 क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। इसमें एक करेक्शन है, ठीक है ना। हो सकता है इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें अगर आप लोग ऑब्जेक्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लीजिएगा, और ऑब्जेक्शन में कहीं ना कहीं आपको 100% में गारंटी दे रहा हूं कि सफलता जरूर मिलेगी अगर आप लगाएंगे और इसमें आप पूरा हिंट देंगे। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है 919 ईस्वी एवं 921 में किन 2 अभिलेखों में चोल ग्राम सभाओं के कार्यों का मुख्य रूप से जानकारी मिलती है या फिर जानकारी होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन तो खैर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें जो ईस्वी दिया हुआ है वो थोड़ा सा गलत है। पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला जो है ये 929 एडी होना चाहिए, 929 एडी होना चाहिए, ना कि 921 एडी होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक यहाँ पर 9 है जो वो मिसप्रिंट कर दिया है यहाँ पर, तो इसमें आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे 929 एडी होगा तो इसका जो आंसर है वो उत्तरम, ठीक है ना, उत्तर मेरूर, उत्तर मेरूर, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। अगर एग्जामिनर वाकई में 921 एडी के साथ जाना चाहेगा, है ना, और वो ऑप्शन चुन रहा है, ठीक है ना, और तो अगर उसको कहीं से कहीं मिल रहा है तो उत्तर मेरू इसका सही आंसर है। वैसे मेरे हिसाब से मैंने अगर यहाँ पर पूरा रिव्यू लिया है तो 929 2 अभिलेख जो मिले हैं, ये दोनों अभिलेख हमें यहाँ पर 919 और 929 एडी के प्राप्त हुए हैं। ये 2 अभिलेख हैं जो कि चोलाज के समय की यहाँ पर चोल ग्राम सभाओं के कार्यों का यहाँ पर विवरण इस इनक्रिप्शन जो कि अभिलेख है इसमें जानकारी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है 75। एक क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे अभी तक ऑब्जेक्शन वाला देखने को मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 में चलते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए मैच ऑफ द फॉलोइंग में यहाँ पर बुक दी हुई है और बुक के साथ में राइटर दिए हुए हैं पृथ्वीराज, ठीक है ना। पृथ्वीराज के बाद में
यहाँ पर ये संध्या विजय यहाँ पर ऐसा आ गया है, ठीक है ना। संध्या विजय के बाद में नहीं, संध्या करंदी, ये पृथ्वीराज विजय दिया हुआ है। ये नव सहसांक चरित्र दिया हुआ है, ये रामचरित्र दिया हुआ है, ये विक्रमादित्य चरित्र दिया हुआ है। तो इस तरीके से ABCD ऑप्शन है, उसके सामने 1 2 3 करके यहाँ पर राइटर दिए हुए हैं। तो मैच करते हुए हमें कोड में बताना है कि कौन सा आंसर इसमें सही होगा। थोड़ा सा हमें रिड्यूस कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। चलिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हमें यहाँ पर बी देखने को मिल रहा है। अगर आपने बी लगाया है तो बी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें कि पृथ्वीराज विजय की बात की जाए तो पृथ्वीराज विजय जो कि जयरथ, इसका सही मैचिंग बन रहा है। जयरथ किताब लिखी थी इसने। और यहाँ पर अगर बी की ऑप्शन देखी जाए तो नव सहसांक चरित्र, जो कि पद्म गुप्त के द्वारा यहाँ पर लिखी गई थी। रामचरित्र की बात की जाए तो नामचरित्र यहाँ पर संध्या करंदी, ठीक है ना, संध्याकर नंदी, ठीक है, संध्याकर नंदी के द्वारा यहाँ पर मिली है। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना विक्रमादित्य चरित्र, ये बिल्हड़ के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है ना। विक्रमादित्य की बात की जाए तो ये कौन विक्रमादित्य हैं? ये विक्रमादित्य हैं अपने चालुक्य वंश। कौन से? चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य कौन से? ये वातापी के जो चालुक्य थे उसमें विक्रमादित्य 6, ठीक है ना, विक्रमादित्य जो 6 थे, ठीक है ना, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है, ठीक है ना। तो ये बिल्हड़ के द्वारा उनके ऊपर उनकी ये शासन काल है, उसके द्वारा यहाँ पर जानकारी इसमें दी गई है। तो ये इसका आंसर इसका सही होगा। अगर आप बी पर जा रहे हैं तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अभी हमने कौन सा क्वेश्चन देखा, हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन था अपना 76। अब चलते हैं 77 में। ये आ गया 77, थोड़ा सा एनलार्ज कर लेता हूं मैं। चलिए, ये सामने आपको 77 दिख रहा है। 77 यहाँ पर व्हाट वाज द नेम ऑफ द फेमस क्वीन कश्मीर रीजन, यानी कि कश्मीर की जो प्रसिद्ध रानी थी वो कौन थी, ये पूछा गया है। इसमें लिखा हुआ है अक्का महादेवी, पार्वती, दिद्दा या फिर ला, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पर कश्मीर की जो रानी थी वो सबसे ज्यादा फेमस थी, वो थी दिद्दा जो कि काबुल के शाही वंश की थी। काबुल का जो शाही वंश था उस शाही वंश की रानी थी। और इसका जो शासनकाल था ये था 958 से लेकर 1003 ईस्वी के समय। और इसी समय में महमूद गजनवी के द्वारा यहाँ पर आक्रमण होता है। और उस आक्रमण के बाद में यहाँ पर इसकी हार होती है और काफी ज्यादा धन लूट कर यहाँ से लेके जाता है। जब यहाँ पर दिद्दा जो कश्मीर की रानी थी, क्वीन थी, यहाँ पर राज करती थी, ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा, दिद्दा इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रुटोनस्टीन अप्लाइड द मॉडल ऑफ द सेगमेंट्री स्टेट, ठीक है ना, फॉर द चोलाज इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम द स्टडी ऑन विच स्कॉलर। तो अगर इसकी बात की जाए इसकी जो ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन जो है वो अगर देखा जाए तो वाई सुब्बा रयालू, केसवन वेलुथाट, नोबोरू कारासीमा और ए साउथ हॉल। तो ये 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, जिसमें कि अगर हिंदी में देखा जाए तो बार्टन के द्वारा विखंडित राज्य के मॉडल का चोलों के लिए प्रयोग किस विद्वान के अध्ययन से प्रेरित था। तो इसका अगर ऑप्शन देखा जाए तो सही ऑप्शन इसका जो होगा वो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, नोबोरू कारासीमा। अगर आपने सी सिलेक्ट किया है तो ये सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि है आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू अल बरूनी विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट इंडियन सोशल कल्चर लाइफ। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं अपन, तो पूरे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, यहाँ दिख रहे हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। रामनवमी एंड शिवरात्रि आर 2 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, ये अल बरूनी ने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन अपने को यहाँ पर चुनना है, ये क्वेश्चंस बोल रहा है। और सेकंड जो है वो इंडियन डिड नॉट गिव रिस्पेक्ट टू द फॉरेनर्स, सेकंड ऑप्शन। थर्ड है इंडियन एट द पार्शियल फैमिली सिस्टम,
पार्टिकल फैमिली सिस्टम, और फोर्थ जो है न्यूक्लियर फैमिली वाज प्रेवलेंट एंड लाइन ऑफ सक्सेशन वाज फ्रॉम फादर्स टू सन। तो ये चार ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर चारों ऑप्शंस की बात की जाए तो चार ऑप्शंस में यहाँ पर जो आंसर हमने को देखने को मिल रहा है, तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है कि चौथा वाला ऑप्शन जो कि गलत है, बाकी के तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, जो कि अल-बरूनी की किताब जो जो है तहकीकात हिंद, उससे इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें अगर देखा जाए तो पहला, दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन है वो बी में यहाँ पर सही मिल रहा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। प्रॉपर पूरा एक्यूरेट यहाँ पर मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ आंसर की के साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है स्क्रीन पर, जिसमें कि लिखा है मैच ऑफ द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। यहाँ पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी हुई है, जिसमें कि बुक्स और राइटर के नाम दिए हुए हैं, जिसमें कि चचनामा, अकबर अल सिंध वल हिंद जो कि बी ऑप्शन है, और सी जो है वो है मुरुज अज जहाब। ठीक है। और अगर डी की बात की जाए तो थोड़ा सा रिड्यूस इसको हम कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, इसमें भी ऑप्शंस यहाँ पर ए बी सी डी में मैच करते हुए हमें करना है। तो ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने, इसमें है सिलसिला उत तवारिक। तो इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये चार राइटर्स के नाम है जो कि मैच करने हैं। अगर हम कोड में देखा जाए तो कोड में इसका जो सही आंसर यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो है डी ऑप्शन इज द करेक्ट। अगर आपने डी सिलेक्ट किया है, जिसमें कि चचनामा की बात किया है, तो चचनामा जो कि अबू बकर अल कुफी के द्वारा यहाँ पर लिखी गया, ये राइटर है इसके। अगर हम खबर अल सिंध वल हिंद की बात की जाए तो ये सुलेमान के द्वारा यहाँ पर ये लिखी गई है। और मुराज अज जहाब की बात की जाए तो ये अल मसूदी के द्वारा, और यहाँ पर डी का ऑप्शन जो है वो फोर्थ ही जाएगा, तो ये डी का ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से इसका डी ऑप्शन अगर आपने चुना है तो ये इसका ये सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है यहाँ पर। तो क्वेश्चंस को लगातार मैं कंप्लीट रिव्यू दे रहा हूँ, तो वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा, साथ में वीडियो को लाइक जरूर करते रहें अगर आप मेरे वीडियो से अभी अभी जुड़े हुए हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 81। सेंटर में कर लेते हैं इसको, जिससे कि साफ दिखेगा अपने को। ये आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेनर ट्रेवलर्स बेस्ट थ्रू लाइट ऑन मनी एक्सचेंज एंड बिल ऑफ एक्सचेंज हिंदू सिस्टम ऑफ द मुगल पीरियड। तो इसमें क्वेश्चन जो बना है वो मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट हिंदी में भी कंप्लीट कर देता हूँ, जिसमें कि पूछा है निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने मुगल कालीन जो मुद्रा विनिमय एवं हुंडी व्यवस्था पर सबसे अच्छा प्रकाश डाला है। तो इसमें जो कि है पेलसार्ट, ठीक है ना, बर्नियर, मुनुची और ट्रेवेनियर। तो इसमें जो सही आंसर यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो वो है ट्रेवेनियर। ट्रेवेनियर यानी कि डी ऑप्शन पे आप जाएंगे तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला है 82, जिसमें कि मैच ऑफ द फॉलोइंग फिर से आ गया है। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग के क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी आज सेट इस 23 में देखने को मिले हैं। तो 82 को थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं, थोड़ा सा रिड्यूस करके, ये दिख रहा है पूरा मैच ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी हुई है यहाँ पर। और इसमें मैच करना है पर्टिकुलर जो वर्ड दिया है उसका अर्थ यहाँ पर ढूंढना है, ठीक है ना। कोड गिवन गुलर्स के साथ में मैच करना है, तो कोड में यहाँ पर मैच करते हुए, तो इसका जो आंसर है यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है तो वो जो है वो है डी ऑप्शन। डी इज द करेक्ट आंसर। जिसमें कि सनद की बात की जाए तो सनद जो है वो एक अपॉइंटमेंट लेटर है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन यहाँ पर दिख रहेगा। और परवाना जो है वो परवाना एक ऑफिशियल ऑर्डर है, ठीक है ना। तो बी का क्या है यहाँ पर फर्स्ट मिलेगा यहाँ पर। और सी का निशान, निशान की बात की जाए तो निशान राइट ए लेटर बाय प्रिंस, तो ये सी हो गया। और डी का जो रुका है वो पर्सनल लेटर कहलाता है, तो ये डी हो गया। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा अगर आपने डी यहाँ पर सिलेक्ट किया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि 83 पर हम जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं। ये आ गया यहाँ पर 83 क्वेश्चन। ये 83 क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग
डिड द रजिस्ट्रेशन ऑफ मर्चेंट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर 83 क्वेश्चन अगर हम देखा यहाँ तो हिंदी में जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में व्यापारियों का जो पंजीकरण है निम्नलिखित में से कौन करता था। दीवान रियासत, ये ऑप्शन दिया हुआ है, नाजिर, दीवान मुस्त खराज और साहाने मंडी। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है साहाने मंडी। साहाने मंडी जो था वो यहाँ पर जो व्यापारी थे उनके रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे बड़ा उच्च अधिकारी होता था। अगर हम अलाउद्दीन खिलजी जो कि दिल्ली डायनेस्टी में इनका शासनकाल था 1290 से लेकर 1320 में, तो इस समय जो इनका एक गुलाम था जिसका नाम था मलिक काफूर, नोट कर लीजिएगा, मलिक काफूर, मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था, जो कि जो व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन करता था, पंजीकरण करता था, उसका ये सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया गया था मलिक काफूर को। साहाने मंडी कहा जाता है उसको। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि 83 है, जिसमें कि मोहम्मद बिन तुगलक रिनेम्ड वारंगल एज, जो वारंगल थी, वारंगल का नाम बदलकर इसने रखा था। तो क्या नाम रखा था, ये क्वेश्चन इसमें बना है। तो इसमें 4 ऑप्शन, जिसमें कि दौलताबाद, आदिलाबाद, सुल्तानपुर और जन्नतबाद लिखा हुआ है। तो इसका जो सी ऑप्शन है सुल्तानपुर, ये इसका सही आंसर होगा। सुल्तानपुर नाम बदल कर रखा था मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि सुल्तान दिल्ली डायनेस्टी के जितने भी जो उस गद्दी पर बैठे हैं वो सुल्तान के नाम से जाना जाते थे। तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सुल्तानपुर नाम रखा था। तो ये इसका आंसर क्या है, सी सही होगा। अब चलते हैं अपन 85 नंबर क्वेश्चन पर, जो कि सामने आपके दिख रहा है यहाँ पर। हु अमंग द फॉलोइंग गॉट एनुअल एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू। तो यहाँ पर देखा जाए तो हिंदी में लिखा, निम्नलिखित में से किसने राजस्व का वार्षिक अनुमान लगवाया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर ए, अगर आपने सुना है अलाउद्दीन खिलजी, तो ये इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया आपके पास में 86, जो कि सामने है आपके। शेरशाह सूरी लास्ट कैंपेन वाज अगेंस्ट, जो शेरशाह सूरी का आखिरी जो युद्ध अभियान था वो कौन सा, किसके साथ में था, कहां पर था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, चुनार, कलिंजर, मांडू या फिर चंदेरी। तो इसमें कलिंजर इसका सबसे आखिरी अभियान था, जो कि बात की जाए तो ये है 1545 का। 1545 में कलिंजर, जिसमें कि चंदेल वंश का राजा था, जो कि कलिंजर, यहाँ पे किला था, कलिंजर का ये किला था, कलिंजर फोर्ट पर इसने आक्रमण किया था। यहाँ का राजा था कीरत सिंह, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कीरत सिंह। कीरत सिंह जो कि यहाँ पे राजा हुआ करता था, वहां पर इसने ये आखिरी कैंपेन चलाया था, जिसमें कि अपने खुद के ही एक तोप था, तोप का गोला, जो कि हुक्का बोलते थे उसको, हुक्का से वो तोप का गोला दीवार से टकराकर वापस शेरशाह सूरी को लगता है, उसमें ये घायल हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये लास्ट कैंपेन था, जो कि चंदेल का जो कलिंजर का फोर्ट था वहां पर इसने ये अभियान चलाया था। तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि 87 आपके सामने यहाँ पर दिखेगा। तो लगातार वीडियो के साथ में बने रहें। 87 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर मैं लेकर आ रहा हूँ, जिसका कि आंसर भी मैं आपको बिल्कुल सही यहाँ पर देने वाला हूँ। अगर आप क्वेश्चन आपको देख रहे हैं तो यहाँ पे पढ़ के सुनाता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल वॉज कॉल्ड बाय जहांगीर एज, क्या लिखा हुआ है, निगाह दस्त। निगाह दस्त के नाम से कौन सा फेस्टिवल है जो कि जहांगीर के समय कहा जाता था। इसमें दिया हुआ है ऑप्शन, होली, रक्षाबंधन, महाशिवरात्रि या दिवाली। तो इसमें रक्षाबंधन ऑप्शन अगर आपने चुना है तो ये इसका सही आंसर है। ठीक है, 88 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया 88 क्वेश्चन। हु वाज द फाउंडर ऑफ सूर्यवंशी गजपति डायनेस्टी ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा की जो गजपति डायनेस्टी थी, जो सूर्यवंशी, वो उसके फाउंडर कौन थे, उसके संस्थापक कौन थे, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका आंसर अगर आपने जो लगाया है कपिलेंद्र, तो कपिलेंद्र इज द करेक्ट आंसर। कपिलेंद्र जो थे वो सूर्यवंशी गजपति डायनेस्टी के फाउंडर थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट वॉज नेम बाय शिवाजी एज सिंहगढ़। सिंहगढ़ के नाम से जो है, ठीक है ना, वो नामकरण किया गया था। कौन सा जो किला था वो, तो यहाँ पर लिखा हुआ है तोरण, ठीक है ना, जवाली, सिवनेर या फिर कोंडाना। तो इसमें कोंडाना, डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। कोंडाना का जो किला था
उसका नामकरण, उसका नाम बदला था और उसका नाम किले का जो नाम था वो सिंहगढ़ कर दिया गया था, जो कोंडागाना का किला था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। तो कोंडाना इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, हु अमंग द फॉलोइंग अटैक दिल्ली, दिल्ली पर किसने अटैक किया था? ठीक है ना, यहाँ पर ये पूरे के पूरे मराठाओं, मराठा साम्राज्य की बात हो रही है, मराठाओं में से किसने यहाँ पर अटैक किया था? तो राजा राम, बालाजी विश्वनाथ, या फिर बाजीराव प्रथम, या फिर बालाजी बाजीराव। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने है। तो इसमें बाजीराव प्रथम के द्वारा ये 1737 में ये हमला किया गया था दिल्ली पर, दिल्ली पर आक्रमण किया गया था। और इस समय जो मुगल सेना का जो सेनापति था उसका नाम भी आपको मैं बता देता हूं। तो उसका नाम था आमिर खान बहादुर। आमिर खान जो बहादुर था वो इसका सेनापति था, और इसकी यहाँ पर हार हुई थी और हार कर ये चला गया था निजाम की शरण में। और इसने निजाम ऑफ हैदराबाद जो है ना, निजाम से यहाँ से मदद मांगी थी। तो ध्यान रखिएगा, तो निजाम से इसने मदद मांगी थी 1737 में। और ये बालाजी बाजीराव वही है जिन्होंने कि 1720 से लेके 1740 तक, 1720 से लेके 1740 तक ये अजय रहे थे। एक भी युद्ध इन्होंने नहीं हारा था। और इनकी जो अगर बात की जाए, इनकी जो समाधि है, इनकी जो समाधि स्थल है यहाँ पे कि इनका अंतिम संस्कार किया गया था, ये नर्मदा नदी के किनारे पर है। नर्मदा नदी के किनारे खरगोन में रावरखेड़ी। कहाँ पर? रावरखेड़ी में है ये। ठीक है ना, ये भी नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये 1740 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये अजय थे, इन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा था। आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने ये दिख रहा है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। पूरे 100 क्वेश्चंस, मतलब कि पहले 50 क्वेश्चंस में यहाँ पर आंसर कीज आपको बिल्कुल 99% एक्यूरेट यहाँ पर बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और आप बिल्कुल अपने आंसर सेट जो सेट है उस सेट के साथ में मैच करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 91 आ गया, व्हाट वाज द अबवाह ड्यूरिंग मुगल पीरियड। चार ऑप्शन आपके सामने है। वेरियस टैक्स लाइव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफिसर एंड लैंडलॉर्ड। यहाँ पर जो टैक्सेस हैं वो टैक्सेस यहाँ पर लगने की बात हो रही है। अगर हिंदी में बात की जाए तो मुगल काल में अपवाह क्या होते थे? तो पहला ऑप्शन जो है वो सरकारी अधिकारियों और जमींदारों के द्वारा लगाए जाने वाले कर कहलाते थे, या फिर गवर्नमेंट पोस्ट, या फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है ना, जो कि कृषि उत्पाद पर लगाए जाने वाले उनको कहा जाता था, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है, अगर आपने ए लगाया है तो ए इज द करेक्ट आंसर। यानी कि ये जो सरकारी अधिकारियों के द्वारा, जमींदारों के द्वारा जो डिफरेंट टैक्सेस लगाए जाते थे उसको कहा जाता था अब वाव के नाम से ये जाना जाता था मुगल काल में। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला आ गया क्वेश्चन नंबर 92, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान अपॉइंट सराय दिल जो है वो किस सुल्तान ने यहाँ पर इसकी नियुक्ति दी थी? तो अगर इसकी बात की जाए तो इसमें जो सुल्तान के नाम है वो गयासुद्दीन तुगलक, यानी कि तुगलक, खिलजी, फिर तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। ये चार ऑप्शन दिए हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है अलाउद्दीन खिलजी। बी अगर आपने लगाया है, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। और ये जो अपॉइंट भी नियुक्ति होती थी सराय दिल, ये एक पर्टिकुलर एक क्षेत्र होता था, वहां पर ये एक अधिकारी यहाँ पर बैठाया जाता था जो कि कपड़ा और चीनी जो शक्कर है, शक्कर आदि वस्तुओं का जो विनिमय होता था, विक्रय होता था, ठीक है ना, उस पर एकीकृत ये एक अधिकारी यहाँ पर नियुक्त होता था, जिसका नाम होता था सराय दिल के नाम से ये जाना जाता था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 93, जो कि आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर एस्टेब्लिश द सिटी नेम, ये जिसका नाम है, क्या नाम है इसका? नाम अनुगुंदी ऑन द साउथर्न बैंक ऑफ तुंगभद्रा। और ये विजयनगर साम्राज्य के समय की बात है ये। और ये विजयनगर साम्राज्य का ही क्वेश्चन है, जिसमें कि ये जो संगम वंश है, संगम वंश पर ये क्वेश्चन बना है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है वो संगम डायनेस्टी के हैं। तो संगम वंश का क्वेश्चन ये आया है, जिसमें कि बील भल्लाल थर्ड, हरिहर सेकेंड, विरूपाक्ष और नन ऑफ द एबव दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो अगर देखा जाए तो इसमें ऑप्शन एक भी सही नहीं, यानी कि नन ऑफ द एबव।
डी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि इसका जो सही ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हरिहर, ये 1336 में यानी कि 1336 ईस्वी में जब संगम वंश के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी, तो उस समय विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी यहीं पर, ठीक है ना, अनेगुंदी को ही पहली राजधानी बनाया गया था। फर्स्ट कैपिटल ऑफ विजयनगर किंगडम, ये पहली राजधानी थी, जो कि तुंगभद्रा का जो दक्षिणी तट है, ठीक है, दक्षिणी किनारा है, वहां पर इस नगरी को यहाँ पर स्थापित किया गया था, अनेगुंदी। और ये किया था हरिहर राय प्रथम ने, जिसने की संगम वंश की स्थापना की थी, जो कि बुक्का का बड़ा भाई था, क्योंकि दो भाई थे ये, हरिहर और बुक्का, उनके द्वारा इस संगम वंश की स्थापना की थी। संगम जो कि इनके पिता का नाम था, तो उसके नाम से ये संगम वंश कहलाया, जिसने की विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये इसका आंसर क्या होगा, इसका हरिहर राय होगा, यानी कि ऑप्शन में देखा जाए तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ गया, इसमें लिखा है द फॉर्मेट ऑफ एकता सिस्टम वॉज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं डी, इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो आपको यहाँ पर सामने दिख रहे होंगे। सुबुक्त गिंद लिखा हुआ है, यहाँ पर आलम वर्दी लिखा हुआ है, मुक्तादिर और नन ऑफ द एबव। इसमें नन ऑफ द एबव भी आ गया है। तो इसमें एकता जो प्रणाली है, एकता प्रणाली की बात की जाए तो एकता प्रणाली की शुरुआत गुलाम डायनेस्टी के द्वारा की गई थी। गुलाम डायनेस्टी में अगर बात की जाए तो यहाँ पर इल्तुतमिश, ठीक है ना, तो इसमें नन ऑफ द एबव सही होगा। इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी, जो कि इनमें ऑप्शन नहीं है, तो डी ऑप्शन सही है। और वैसे इसका जो है वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसका सही आंसर है। इल्तुतमिश के द्वारा एकता प्रणाली यानी कि एकता सिस्टम की शुरुआत की गई थी, उसने ये तैयार किया था। ठीक है, तो 94 क्वेश्चन हो गया ये। अब चलते हैं हम 95 क्वेश्चन की ओर, जो कि सेट डीप को मैं यहाँ पर कंप्लीट यहाँ रिव्यू दे रहा हूँ, क्वेश्चंस के आंसर उसका पूरा रिव्यू यहाँ पर आपके सामने दे रहा हूँ। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द राजवही एंड उलुग खाकी। उलुग खाकी दिखा हुआ है, ये उलुग खाकी नहीं है, उलुग खाही है। ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये उलुग खा ही होना चाहिए। ये यहाँ पर ये की आ गया, ये मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर, ये उलुग खाही नाम से जाना जाता है। और इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो नेम ऑफ द क्वाइन, नेम ऑफ द टैक्स, नेम ऑफ द कैनल और नेम ऑफ द इंडस्ट्री। और यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर देखा जाए तो क्या ऑप्शन है यहाँ पर, ये कारखाज, ठीक है ना, उसके नाम से, यानी कि कारखाने के नाम से, इंडस्ट्री या कारखाना के नाम से, किसके नाम से ये इसका मीनिंग होता है। हिंदी में देखा जाए तो राजवाही और उलुग खाई से क्या तात्पर्य था, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो है नेम ऑफ द कैनाल। और ये भी दिल्ली डायनेस्टी, ध्यान रखिएगा, DELHI, दिल्ली डायनेस्टी से ही मेल खाता है, जिसमें कि फिरोज शाह तुगलक जिसका की शासनकाल देखा जाए तो 1351 से लेके 1388 के बीच था। उस समय फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था, ठीक है ना, नहरों का निर्माण करवाया था। उसमें दो नहरें थी, जिसका नाम था राजवाही और उलुग खाही। ये दो नहर थी जो कि सतलज और बात की जाए तो दो नदी थी, दो नदियों से इसका संगम हुआ था। एक तो यमुना से ये नहर निकली थी और एक निकली थी सतलज नदी से। अगर हम राजवाही की बात करें तो राजवाही जो नहर थी वो थी सतलज, ठीक है ना, सतलज जो नदी थी, सतलज नदी से इसको घग्गर नदी में जोड़ा गया था। सतलज से घग्गर के बीच में एक नहर का निर्माण किया गया था। और इसकी टोटल अगर दूरी की बात की जाए तो इसकी टोटल दूरी जो थी वो थी 96 किलोमीटर। इतनी लंबी नहर का निर्माण किया गया था दिल्ली डायनेस्टी में फिरोज शाह तुगलक के समय। अगर हम उलुग खाई की बात की जाए तो उलुग खाई टोटल 150 किलोमीटर की थी। ये उलुग खाई जो है, जिसको कि उलुग खाकी के नाम से यहाँ पर बनाया गया, ये मिस प्रिंट हुआ है यहाँ पर। तो उलुग खाई है जो 150 किलोमीटर थी, और ये यमुना नदी, यमुना रिवर पर बनाई गई थी। यमुना रिवर से हिसार तक, कहाँ तक, हिसार जो कि राजस्थान हरियाणा का है, ठीक है ना, वहां तक ये बनाई गई थी 150 किलोमीटर की। और ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, जिनको कि
नहरों की निर्माण के लिए जाना जाता है। नहर उनके समय में सबसे पहले ही निर्माण की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों नाम जो है राजवाही और उलुकाई, ये नेम ऑफ द कैनाल, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपके पास में यहाँ पर, व्हाट वाज द नेम ऑफ द जनरल अलाउद्दीन खिलजी हु फॉट हिस्टोरिकली विद द मुगल आर्मी। मुगल आर्मी के साथ में मतलब कि कौन था वो जो कि मंगोल आर्मी, मंगोल लिखा हुआ है, मैंने गलत पढ़ दिया। मंगोल की सेना से वीरतापूर्वक संघर्ष करने वाला अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक का नाम क्या था? उलुग खां, जफर खां, ठीक है ना, जवादित खान या फिर हुसैन खान। तो इसका जो सही आंसर है वो है जफर खां। जफर खां, जिसको कि गुजरात का यहाँ पर सूबेदार बनाकर नियुक्त किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के ये चार जो थे ये गुलाम थे ये चारों, और इन चारों को ही सेनापति बनाकर ये इनके वफादार थे और इनको यहाँ पर नियुक्त किया गया था अलग अलग। अगर दक्षिण भारत की बात की है तो दक्षिण भारत का अभियान जो उलुग खां, जिसको कि मलिक काफूर, किस नाम से? मलिक काफिर के नाम से जाना जाता है। मलिक काफूर था ये, जो उलुग खां के नाम से, जो कि दक्षिण भारत के अभियान में था। जफर जो कि पश्चिम भारत गुजरात के अभियान में था। तो गुजरात के अभियान में मंगोल के साथ में यहाँ पर ये सेना नायक का के नाम से जाना जाता, मंगोल के साथ में इसका युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसका जफर खां यानी कि बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगर आपने बी सिलेक्ट किया तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला आ गया, हु अमंग द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 97, हु अमंग द फॉलोइंग रोट अबाउट द गुजरात फेमाइन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहां। हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको। निम्नलिखित में से किसने शाहजहां के काल में गुजरात के अकाल का वर्णन किया है? गुजरात में यानी कि शाहजहां जो कि जहांगीर का पुत्र था, शाहजहां जिसको कि खुर्रम के नाम से जाना जाता है, उसके शासनकाल में यहाँ पर उसका शासनकाल दिखाया जाए तो उसका शासनकाल था 1630 से लेकर उसके शासनकाल में जो अकाल पड़ा था वो 1630 से 32 के बीच में ये अकाल पड़ा था गुजरात में। ठीक है ना, उसका उस समय ये यहाँ पर अकाल पड़ा और उस अकाल का जो वर्णन किया गया है यहाँ पर, ठीक है ना, वो वर्णन किसने किया है ये ऑप्शन से आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन है पीटर मुंडी, मुनुची, बर्नियर और यहाँ पर लिखा हुआ है जोरोमैक्स जेवियर। ठीक है ना, जोरोम जेवियर नाम लिखा हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो है पीटर मुंडी, यानी कि आपने ए ऑप्शन लगाया है यहाँ पर, तो ए इसका सही आंसर है। पीटर मुंडी ने यहाँ पर, जो कि एक विदेशी ट्रैवलर था, विदेशी यात्री था, उसने अपनी किताब में गुजरात के अकाल के बारे में वर्णन दिया है, जब गुजरात में भीषण अकाल पड़ा था 1630 से लेके 1632 के बीच में। तो इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। अगर आपने बिल्कुल कोशिश मेरी है यहाँ पर एक्यूरेट बताने की, पूरा एक्यूरेट है, आप मैच कर लीजिएगा इसमें, ठीक है ना, और टिक कर लीजिएगा। और आपने अगर ये लगाया आंसर तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 98 चलते हैं। व्हाट वाज द बल्हार इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन? जो बल्हार की बात किया है तो बल्हार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मुगल प्रशासन में बल्हार क्या थे? तो यहाँ पर पीजेंट यानी कि किसान, ठीक है ना, रेवेन्यू ऑफिसर जो कि राजस्व अधिकारी, या फिर रॉयल हाउस होल्ड ऑफिसर जिसको बोलते हैं शाही हरम के अधिकारी, या फिर हेड ऑफ द स्लेव डिपार्टमेंट दासों के विभाग के अध्यक्ष। तो इसमें अगर आंसर देखा जाए तो बल्हार, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है। इसका आंसर मेरे को सही मिला नहीं, काफ़ी जगह कोशिश की कि ये बल्हार जो कि इससे कौन थे, तो इसका आंसर मेरे को सही मिल नहीं रहा। फिर भी थोड़ा सा मैचिंग मिला है, जो कि पीजेंट यानी कि किसान को ही मैं यहाँ पर दिख रहा हूँ। अगर आपने लगाया है तो मेरा इसमें ही आंसर जाएगा कि ए आंसर इसका सही होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसलिए मैं यहाँ पर स्टार लगा रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन है, अभी तक 2 क्वेश्चन है जिसमें मैंने स्टार लगाए हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। ये आ गया 99 क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवेन्यू सिस्टम नोन एज द टोडरमल बंदोबस्त? टोडरमल के द्वारा जो बंदोबस्त की प्रथा यहाँ पर शुरू की गई थी, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था टोडरमल के नाम से जानी जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो दी है वो देखिए, तकावी, जब्ती, ठीक है ना, या फिर जरीबाना, या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर है वो है जब्ती। बी ऑप्शन आपने लगाया है। तो जब्ती प्रणाली जो है वो टोडरमल ने यहाँ पर बंदोबस्त व्यवस्था में लगाई थी, जब्ती जो कि राजस्व के अंतर्गत आती थी। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 100। टू नोन द टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर मेड ताज घड़ियाल?
ताज घड़ियाल मतलब कि किसने बनवाया था यहाँ पर, ठीक है ना। समय जानने के लिए निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा ताश, यहाँ पे लिखा हुआ है ताश घड़ियाल का निर्माण करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ए ऑप्शन, दूसरा है हुमायूं, तीसरा है फिरोज शाह तुगलक और चौथा है अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए ताश घड़ियाल जिसको कि जल की घड़ी भी बोला जाता है, जल घड़ी यानी कि वाटर वॉच, ठीक है ना। ताश घड़ियाल मतलब बहुत बड़ी घड़ी थी ये, जो कि पानी के द्वारा यहाँ पर समय देखा जाता था, मतलब कि यहाँ पर समय की जो गणना की जाती थी वो जल के अंदर की जाती थी। इसका निर्माण करवाया किसने करवाया ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो है, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये करवाया गया था, जिसका शासनकाल में आपको बता चुका हूँ 1351 से लेके 1388 के बीच में ये दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना था। मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में उसका ये कजिन ब्रदर था जो कि गद्दी पर बैठा था, और इसी ने नहरों का निर्माण करवाया था। इससे पहले क्वेश्चन जो आया था वो भी इसी पर आधारित था। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो इस सेट के पेपर में मुगल और तुगलक डायनेस्टी, मुगल और अपनी दिल्ली डायनेस्टी के क्वेश्चंस यहाँ पर ज़्यादा देखने को इस बार मिले हैं, और साथ ही साथ में दक्षिण भारत के भी क्वेश्चंस मिले हैं। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चंस, अभी तक तो यही क्वेश्चंस मेरे सामने ज़्यादातर आ रहे हैं। चलिए आगे आगे का क्वेश्चन जो है वो है धार्मिक आंदोलन पे। बिल्कुल, हु प्रोपाउंड द डॉक्ट्रिन ऑफ वहादत उल वजूद इन द सूफी ट्रेडिशन। हिंदी में पढ़ लेते हैं। सूफी परंपरा में वहादत उल वजूद का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था। तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ये है इब्नुल अरबी। इब्नुल अरबी के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। अगर इनका समय देखा जाए तो इनका समय जो था ये था 1165 से लेकर 1240 के बीच में। ये एक सूफी संत थे और ये मुस्लिम फिलोसोफर थे, ठीक है ना। मतलब मुस्लिमों के ये फिलोसोफर थे, और इन्होंने ही ये जो दिया हुआ है ना वहादत उल वजूद का यहाँ पर जो सिद्धांत है वो इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। बिल्कुल सही आंसर है अगर सी आपने यहाँ पर लगाया है, ठीक है। आगे चलते हैं। द फाउंडेशन ऑफ चिश्ती सिलसिला वाज लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो चिश्ती सिलसिला है उसकी शुरुआत किसने की थी, ठीक है ना, उसकी नींव किसने रखी थी, ये क्वेश्चन पूछा है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा फरीउद्दीन चिश्ती या फिर ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती। तो इसका आंसर बिल्कुल आंख बंद करके, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो बी ऑप्शन सही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, और ये मुस्लिम इन्वेडर मोहम्मद गौरी, फरदीन मोहम्मद गौरी जो थे, मोहम्मद गौरी के साथ में ये आया था। मोहम्मद गौरी जो कि 1192 में इसने आक्रमण किया था, और ये आक्रमण जो चहमान वंश के राजा थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उनको हराने के बाद में जब मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हुआ तो उनके द्वारा ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा यह चिश्ती सिलसिला की नींव रखी थी। शुरुआत करने वाला व्यक्ति यही था, मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा। तो बी ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो टोटल मैंने 102 क्वेश्चन तक यहाँ पर मैंने आपको रिव्यू पूरा कंप्लीट दे दिया है, और इसके बाद में अगला जो रहेगा वो आगे के 103 से लेके 150 तक की क्वेश्चंस के मैं रिव्यू लाऊंगा, जो कि सेकंड वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगा। तो ये आप पूरे मैच कर लीजिए। इसके बाद में सेकंड वीडियो भी आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और पहली बार अगर मेरे चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट पर हैं आप और जीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिसमें कि आपको मैं हर एग्ज़ाम्स की रिव्यू भी लाता हूं, और साथ ही साथ में मैं आपको एनालिसिस भी देता हूं एग्ज़ाम्स का लाइव, और सारे जीएस में इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, और साथ में इंडियन ज्योग्राफी, एमपी जीएस और करंट अफेयर्स की क्लास लगातार आप मेरे चैनल पर पा सकते हैं। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। लगातार बनी रहिए मेरे चैनल के साथ में। इसके बाद में अगला जो कि 103 से लेके 150 तक के क्वेश्चन है उसका भी वीडियो आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा इसके बाद में, जिसको कि मैं कंप्लीट देने वाला हूँ। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।